आप लोगों में से एक व्यूअर ने बहुत सारे वीडियो पे कमेंट किया था और बोला कि सर टीएमटी सरिया का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कैसे सेटअप कर सकते हैं, इससे रिलेटेड जो है वीडियो लेकर आइए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जो इंतजार कर रहे थे वो अब समय खत्म हो चुका, यानी कि आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि आप टीएमटी सरिया का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप कैसे कर सकते हैं। तो जो भी लोग चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन में प्रेस करना, ताकि आने वाले जितने भी नए नए वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आज का जो वीडियो है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसमें मैं आपको पूरा डिटेल जानकारी देने वाला हूं कि अगर आप टीएमटी सरिया का अगर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करते हो तो क्या आपको रिक्वायरमेंट रहेगा, कौन कौन से लाइसेंस आपको लेने पड़ेंगे, क्या रॉ मटेरियल लगने वाला है, इसके साथ इन्वेस्टमेंट कितना होगा, प्रॉफिट कितना आप अर्न कर सकते हो। तो ये पूरा डिटेल जो है आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है, तो वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है, क्योंकि मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि वीडियो जो है आपका लंबा होने वाला है। तो अगर आप लोगों को देखने में तकलीफ होगा तो आप वीडियो को 2x कर लेना, और जिन लोगों को लगता है कि पूरा अच्छे तरीके से इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो लोग जो है इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले किसी भी आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को आप सेटअप करने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि उसका मार्केट साइज क्या है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि टीएमटी स्टील बार का यानी कि टीएमटी सरिया का मार्केट साइज अभी के समय में क्या है, तो आपको क्लियर कर दूं कि अगर हम लोग 2024 की बात करें तो अभी के समय में 20 बिलियन यूएस डॉलर का मार्केट साइज है, और ये हर एक साल जो है 8 से 9% CAGR से ग्रोथ कर रहा है, और आने वाले साल 2030 तक जो है ये जो आंकड़ा है 30 बिलियन यूएस डॉलर को टच कर जाएगा। यानी फ्रेंड्स काफी ज्यादा मार्केट पोटेंशियल है और काफी ज्यादा जो है इसमें बिजनेस का स्कोप भी बन रहा है। क्यों बन रहा है मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि गवर्नमेंट जो है सबसे ज्यादा फोकस जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे कर रही है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो गवर्नमेंट का जो है बहुत सारे स्मार्ट सिटीज के आ रहे हैं, इसके अलावा जो है बहुत सारे हाउसिंग टू ऑल का स्कीम है, देन इसके बाद जो है बहुत सारे रेल्स और रोड के नेटवर्क के जो है प्रोजेक्ट आते जा रहे हैं। तो ये सारे प्रोजेक्ट में जो है टीएमटी सरिया का यूज होना ही है। तो यहाँ पे जो है मार्केट स्कोप काफी बड़ा है, और यहाँ पे आप लोग को अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है कि आप इस बिजनेस के थ्रू जो है आप यहाँ पे माल सप्लाई कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट का स्टील मार्केट साइज के बारे में बात करें तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि साल 2023 में जो स्टील का जो एक्सपोर्ट हुआ था वो 7 मिलियन टन का हुआ था। ये जो आपका एक्सपोर्ट हुआ था वो आपका साउथ ईस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट एशिया में और अफ्रीका में हुआ था। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे आपका एक्सपोर्ट का भी जो है एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि टीएमटी सरिया जो है हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले क्लेरिफाई कर दूं कि टीएमटी सरिया जो है एक तरह का इसेंशियल कंस्ट्रक्शन मटेरियल है। इसके बिना कोई भी बिल्डिंग प्रोजेक्ट जो है अधूरा है। यानी कि जितने भी बिल्डिंग प्रोजेक्ट होते हैं, यानी कि वो रेसिडेंशियल की बात करूं या कमर्शियल की बात करूं, सभी जगह पे जो है ना स्टील टीएमटी बार का यूज होना ही है। इसके बिना जो है आपका वो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट अधूरा होता है। इसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट के टेंडर आ रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जैसे कि ओवर ब्रिज के आ रहे हैं, ट्रंक की प्रोजेक्ट बहुत सारे बड़े बड़े आ रहे हैं, डैम्स के आ रहे हैं, हाई राइज अपार्टमेंट के आ रहे हैं, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर के आ रहे हैं, फ्लाईओवर, ओवर ब्रिजेस मैंने बताया, रेलवे प्रोजेक्ट बताया। तो ये सारे जितने भी प्रोजेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ ना, सारे जगह पर जो है टीएमटी सरिया का यूज होना ही है। और ये सारे जो प्रोजेक्ट है बड़े बड़े कंपनी लेकर रखती है, जैसे कि LNT हो गया, NCC हो गया, जिसको नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी भी बोलते हैं। ऐसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है जो ये सारे प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है। तो यानी फ्रेंड्स यहाँ पे जितने भी कंपनी ये सारे प्रोजेक्ट पे काम करिए तो इनको टीएमटी सरिया की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उनको गवर्नमेंट के ये सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। और अभी नितिन गडकरी साहब ने ये भी बोला है कि वो खास करके जो है रोड प्रोजेक्ट पे काफी ज्यादा काम करने वाले। रोड का हर प्रोजेक्ट मेरे करीब में है। केवल दिल्ली के आजू बाजू में हम 65,000 करोड़ के रोड बना रहे हैं। हर जगह पर हम रोड बना रहे हैं। अब कोई रेलवे और बस के बजाय अपने खुद के गाड़ी से टूरिज्म कर रहा है। स्मार्ट शहर नहीं तो स्मार्ट विलेज भी बनेंगे, यही हमारा सपना है। यानी कि हर एक तरह की जो है कनेक्टिविटी जो है रोड के माध्यम से वो जोड़ने वाले हैं। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम भी रुकने वाला नहीं है, और यहाँ पे अर्बन डेवलपमेंट जो है काफी तेजी से बढ़ रहा है। अर्बन डेवलपमेंट यानी कि अर्बनाइजेशन जो है तेजी से बढ़ रहा है। अगर आपका अर्बनाइजेशन तेजी से होगा तो यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है आपका डेवलपमेंट होते जा रहा है। तो ये जो है आपका डिमांडेबल बिजनेस है, ये कभी कम नहीं होने वाला है। तो आइए, अगर आप भी इस ग्रोथ इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप टीएमटी सरिया का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करके जो है आप इस बिजनेस से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो आइए पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बात करेंगे कि आप टीएमटी सरिया का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कैसे सेटअप कर सकते हो। देखो, अगर आप यहाँ पे टीएमटी स्टील बार में आप एंटर करना चाहते हो, यानी कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग में आप एंटर करना चाहते हो, तो यहाँ पे जो है आपको दो तरह की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। कैसे? यहाँ पे जो है आप एक DRI प्लांट लगा सकते हो। DRI प्लांट क्या होता है? डायरेक्ट रिड्यूस आयरन प्लांट होता है। इसमें जो भी माइन से कच्चा आयरन और आता है तो उसको जो है डोलोमाइट और कोल को जो है मिक्स करके उसको सॉफ्ट फर्नेस में, यानी कि उसको रोटरी किल्न बोलते हैं, उसमें जो है प्रोसेस करके स्पॉन्ज आयरन तैयार किया जाता है। स्पॉन्ज आयरन जो है एक तरह का रॉ मटेरियल है आपका बिलेट्स निकालने का। ये चीज का याद रखना, यानी कि DRI प्लांट अलग हो गया। इसके अलावा जो आपका
कंटिन्यूस कास्टिंग जो मशीन होता है वो आपका अलग हो गया, इसके अलावा हॉट रोलिंग मिल अलग हो गया। तो बहुत सारे बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो जो है ये तीनों प्लांट को जो है ना साथ में सेटअप करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे छोटे लेवल पे अगर कोई स्टील इंडस्ट्री से अगर रिलेटेड बिजनेस करना चाहते हो तो आप DRI प्लांट के माध्यम से भी जो है आप इसमें एंटर कर सकते हो। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपका कम लगेगा। अगर हम लोग 100 MT पर डे का अगर प्रोडक्शन लेके चलेंगे DRI प्लांट में तो आपका 12 से 15 करोड़ का आपका खर्च होने वाला है। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए कि आप DRI प्लांट कैसे सेटअप कर सकते हो, उसमें कितना प्रॉफिट हो सकता है, तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं उसमें आप सेपरेटली जो है मैं आप लोगों के लिए DRI प्लांट पे वीडियो लेकर आऊंगा। बट आज जो है हम लोग बात करने वाला है TMT सरिया के बारे में। TMT सरिया का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है अगर सेटअप करना है तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जानकारी होनी चाहिए क्या क्या चीजों की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। देखो सबसे पहले जो आपका रिक्वायरमेंट है लोकेशन का। लोकेशन आप कैसे जज करोगे? किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को सेटअप करने के लिए लोकेशन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आपने लोकेशन कैसा डिसाइड किया। तो यहाँ पे जो लोकेशन है कोशिश कीजिए कि आपका इंडस्ट्रियल एरिया में हो और वहाँ पे जो है ईज वे में आपको रॉ मटेरियल सारे अवेलेबल हो जाए और ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अवेलेबल हो। तो ये सारी चीज़ की अगर व्यवस्था है तो आप उस एरिया को आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आती है लैंड की। आप अगर जब लोकेशन तय कर लो कि भाई मुझे इसी जगह पे खोलना है तो अब यहाँ पे बात आती है कि कितना आपको लैंड का रिक्वायरमेंट रहेगा। लैंड का जो रिक्वायरमेंट है वो टोटली डिपेंड करेगा कि आप कितने बड़े स्केल पे इस बिजनेस को करना चाहते हो। तो यहाँ पे जो है आप स्मॉल स्केल पे भी कर सकते हो, मीडियम स्केल पे भी कर सकते हो और लार्ज स्केल पे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम लोग एक एवरेज लेके चले तो आपको यहाँ पे अराउंड 10 से 12 एकड़ की आपको जमीन लगने वाली है, यानी कि 5 हेक्टर के अराउंड जो है आपको जमीन लगने वाली है। आप 5 हेक्टर में जो है आप बहुत ही आसान तरीके से अच्छे तरीके से जो है आप यहाँ पे TMT सरिया का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे जो लैंड आपका होगा 10 से 12 एकड़ जो मैं बोल रहा हूँ, तो उसमें जो है आपका लैंड यूज ब्रेकअप आपको मालूम होना चाहिए। यानी कि जो आपका 10 से 12 एकड़ का जो आपका जमीन है उसमें आपका लैंड यूज कैसे कैसे होगा, यानी कि वहाँ पे आपका जो कंस्ट्रक्शन एरिया कितना रहेगा, वहाँ पे स्टोरेज एरिया कितना रहेगा, ओपन एरिया कितना रहेगा, ग्रीन बेल्ट एरिया भी होना काफ़ी जरूरी है क्योंकि आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वहाँ पे इन्वायरमेंट के सारे गाइडलाइन आपको फॉलो करके जो है इस प्लांट को रन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लैंड यूज ब्रेकअप की अगर हम लोग बात करें तो देखो जितना भी बिल्डअप एरिया होता है वो 15% ही आपको कंसिडर करना है, स्टोरेज एरिया 30% कंसिडर करना है, ग्रीन बेल्ट एरिया जो है काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए यानी 35% होना चाहिए और जो ओपन एरिया है 20% होना चाहिए। तो ये जो है लैंड यूज ब्रेकअप है। अगर आप TMT सरिया का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओपन करते हो तो ये भी जो है आपको फॉलो करने पड़ेंगे। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो है पावर का, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का। यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिसिटी विभाग से आपको अप्रूवल लेना पड़ता है, इसके लिए आपको सेपरेट जो है इलेक्ट्रिसिटी की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। यहाँ पे अगर हम लोग एवरेज लेके चले तो आपको 1000 किलोवाट की जो है ना आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। हो सकता है इससे ज़्यादा का भी हो, डिपेंड ऑन द कैपेसिटी कि आप किस तरह कैपेसिटी का प्लांट सेटअप करते हो। यहाँ पे क्लियरिफाई हो गया। इसके बाद जो लास्ट है आपको वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। देखो वाटर की रिक्वायरमेंट जो है हमेशा होती है स्टील प्लांट में जहाँ पे कूलिंग प्रोसेस होता है। तो वाटर कितना क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है ये हम लोग जो है बाद में बात करेंगे, बट यहाँ पे आपको समझना कि ये सारे चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट होने वाली है। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट में जो है मैं 100 MT पर डे का प्रोडक्शन लेके चला हूँ, यानी कि जितना भी कैलकुलेशन दिखाऊंगा 100 MT पर डे के हिसाब से मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे लीगल लाइसेंस के बारे में। देखो किसी भी प्लांट को चलाने के लिए आपको लीगल लाइसेंस बनाने जरूरी है, तभी जो है आप लीगल फ्री होके आप प्लांट को सही तरीके से रन कर पाओगे। देखो सबसे पहले आप कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने जा रहे हो तो आपको जो है एक कंपनी बनाना पड़ेगा। तो पहले कंपनी आप एक बना लेना, उसके बाद जो है आपको एक ट्रेडमार्क आपको डिसाइड करना पड़ेगा, यानी किस ब्रांड से जो है आप अपने स्टील को मार्केट में सेल करोगे। जैसे जिंदल स्टील हो गया, बिरला स्टील हो गया, ऐसे बहुत सारे जो है स्टील बार के कंपनी है। तो आपको भी जो है अपना एक ब्रांड रजिस्टर करना पड़ेगा, उसी ब्रांड से जो है आपका मार्केट में TMT सरिया बिकने वाला है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है GST रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, देन उद्यम रजिस्ट्रेशन भी आप ले लीजिएगा। इसके बाद जो है आपको फैक्ट्री लाइसेंस लेना पड़ेगा और देन आपको जो है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से CTA और CTO भी लेना पड़ेगा और इसके साथ साथ जो है आपका इन्वायरमेंट क्लियरेंस भी लेना पड़ेगा। अगर यहाँ पे इन्वायरमेंट क्लियरेंस की बात करें तो इन्वायरमेंट क्लियरेंस जो है 2 जगह से होती है। यहाँ पे आपका स्टेट से भी होता है, एक सेंट्रल से भी होता है। तो ये टोटली डिपेंड करेगा कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो किस कैटेगरी में फॉल करता है। अगर कैटेगरी A में फॉल करेगा तो आपका जो है MOEF से होगा जो न्यू दिल्ली में है। अगर आपका कैटेगरी B में फॉल करता है तो वो आपका स्टेट लेवल से होगा जिसको सिया बोलते हैं, है ना। तो याद रखना कि यहाँ पे इन्वायरमेंट क्लियरेंस लेना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट क्लियरेंस होने के बाद जो है ना आपका स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है आपको CTE और CTO ग्रांट करेगा। यहाँ तक क्लियरिफाई हो गया। इसके साथ जो है आपको लेबर लॉ के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे, यानी कि EPF ESIC रजिस्ट्रेशन लेने पड़ेंगे। आपको एज ए प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का जो है CLRA एक्ट के अंदर जो है आपको यहाँ पे लेबर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इसके बाद जो है आपको मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिकल बोर्ड से जो है आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, क्योंकि आपका सेपरेटली जो है पावर सप्लाई होगा तो उसके लिए आपको अलग से अप्रूवल लेना
लेना पड़ता है। देन इसके बाद जो है आपको यहाँ पे BIS लेना पड़ेगा। अगर BIS की बात करें तो BIS में जो है आपको इस तरह का स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा। अगर आप कास्ट बिलेट बना रहे हो तो आपको ये वाला स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे MS राउंड बार बना रहे हो तो आपको इस स्टैंडर्ड के अंदर लेना पड़ेगा। इसके अलावा जो है आपको ISO सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा। ISO सर्टिफिकेशन जो है आपको QMS लेना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो है आपको EMS के अंदर भी लेना पड़ेगा, यानी कि इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर लेना पड़ेगा। और इसके अलावा जो है आपको ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का भी जो है आपको ISO लेना पड़ेगा। तो ये 3 स्टैंडर्ड का आपको ISO की रिक्वायरमेंट रहेगी। इसके अलावा जो भी आपका लोकल अथॉरिटी रहेगा वहाँ से भी जो है आपको एक NOC लेना पड़ता है। तो ये सारे जो है लीगल लाइसेंस जो कि आपको लेने अनिवार्य हैं। इसके साथ साथ जो भी आपका इन्वायरमेंट क्लियरेंस होगा उसके कंप्लाइंसेस होते हैं, क्योंकि जितने भी सारे मैंने बताए ये सारे लाइसेंस के कंप्लाइंसेस होते हैं। किसी का क्वार्टरली बेसिस पे होता है, किसी का ईयरली बेसिस पे होता है, किसी का मंथली बेसिस पे होता है। तो ये सारे कंप्लाइंसेस करना आपको जरूरी है। अगर हम लोग यहाँ पे इन्वायरमेंट की बात करें तो यहाँ पे जो है आपको क्वार्टरली जो है मॉनिटरिंग करवानी पड़ेगी। किसका कैसा मॉनिटरिंग होगा, यहाँ पे एयर, वाटर और नॉइज का होगा। यहाँ पे एम्बिएंट एयर क्वालिटी चेक की जाएगी। अगर वाटर में बात करें तो अंडरग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर, ये दोनों की क्वालिटी चेक की जाएगी। इसके अलावा नॉइज का देखा जाएगा कि नॉइज पोल्यूशन आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। देन इसके अलावा जो आपका स्टेक हुआ जिसको चिमनी बोलते हैं उसका भी जो है वहाँ पे मॉनिटरिंग की जाती है, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे जो है मॉनिटरिंग आपका रेगुलर वे में होंगे, तो आपको ये गाइडेंस फॉलो करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्लियरिफाई हुआ कि क्या क्या जो है आपको यहाँ पे कंप्लाइंसेस करने पड़ेंगे। बट यहाँ पे इन्वायरमेंट के कंप्लाइंसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, तो आपको उनके गाइडेंस को फॉलो करना पड़ेगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे और बात करेंगे रॉ मटेरियल के बारे में। देखो, अगर आप TMT सरिया बनाने जा रहे हो तो इसका रॉ मटेरियल क्या आपको लगने वाला है इसके बारे में बात करेंगे। देखो, सबसे पहले जो है यहाँ पे स्क्रैप मेटल लगेगा, है ना। तो यानी कि स्क्रैप स्टील जो है आपको लेना पड़ेगा। आप बहुत सारे गली मोहल्ले में देखते होगे ना कि टीना, लोहा, चदरा इस तरह का जो है चिल्ला चिल्ला के आता है, वो घर घर से जो है जितने भी स्क्रैप मेटल रहते हैं उसको कलेक्ट करके लेके जाता है। तो वो सारे स्क्रैप जो है वो स्टील इंडस्ट्री को सप्लाई करते हैं, हाँ। तो वही स्क्रैप की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहला रॉ मटेरियल आपका वो लगने वाला है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट रॉ मटेरियल वो आपका स्पॉन्ज आयरन है। स्पॉन्ज आयरन जो है ये आपका DRI प्लांट का आउटपुट प्रोडक्ट है, याद रखना, है ना। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है फेरो एलॉय लगने वाला है। तो फेरो एलॉय में यहाँ पे फेरो सिलिकॉन भी ले सकते हो और मैग्नीज भी ले सकते हो, है ना। इसके बाद जो है आपको कुछ क्वांटिटी में जो है यहाँ पे रैमिंग मास आपको लगने वाला है और कुछ क्वांटिटी में आपका कोयला भी लगता है। तो देखो, ये सारे जो है रॉ मटेरियल आपको लगेंगे। तो ये सारे रॉ मटेरियल जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और 1 टन बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल लगे वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और 100 टन बनाने में जो है आपका कितना लगे वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। बट ये कैलकुलेशन जो है हम लोग बाद में करेंगे जब मैं आपको प्रॉफिट दिखाऊंगा। बट यहाँ पे आपको समझना है कि इतना रॉ मटेरियल जो है आपको लगने वाले हैं, है ना। तो ये सारे रॉ मटेरियल के थ्रू ही जो है आप TMT सरिया जो है अपने प्लांट में आप बना पाओगे। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, मैंने एक आपको रिक्वायरमेंट बताया था कि आपको पानी की जरूरत पड़ेगी, यानी कि वाटर की रिक्वायरमेंट रहेगी। कितना रिक्वायरमेंट रहेगा उसके बारे में बात करेंगे और कहाँ कहाँ इसका यूज होगा वो भी हम लोग देखेंगे। देखो, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें 30 से 40 KLD जो है आपको वाटर की रिक्वायरमेंट रहेगी पर डे के हिसाब से। कैसे यहाँ पे लगेगा, कहाँ कहाँ यूज होगा इसके बारे में देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले जो है इंडक्शन फर्नेस जो होगा उसको कूल करने के लिए आपको लगेगा। इसके अलावा जो आपका कंटिन्यूस कास्टिंग जो मशीन होता है जहाँ से बिलेट्स निकलते हैं तो उसको कूलिंग करने के लिए आपको लगेगा। TMT बार जो आपका हॉट रोलिंग मिल से जो TMT बाहर निकलेंगे उसको कूलिंग करने के लिए लगेगा। इसके अलावा जो है स्क्रबर मेकअप के लिए आपको लगने वाला है। डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी होगा, यानी डोमेस्टिक यूज़ बोलने का मतलब बहुत सारे एम्प्लॉय वहाँ पे काम करेंगे, वर्कर काम करेंगे, तो वो अपना सेल्फ यूज़ करेंगे, तो उनके बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है। तो उसके लिए भी आपका अलग से यूज़ होगा। तो यहाँ पे टोटल रिक्वायरमेंट की बात करें तो 38 KLD का आपका रिक्वायरमेंट, यानी किलो लीटर पर डे। यहाँ पे किसी तरह कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो याद रखें कि अगर आप ये इंडस्ट्री सेटअप करना जा रहे हैं तो अगर नियर बाय कोई भी अगर रिवर के आसपास हो तो अच्छा है, क्योंकि आपको वहाँ से बहुत ही ईज वे में जो है वाटर सप्लाई हो जाएगा। यहाँ तक क्लियरिफाई हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं यहाँ पे कि आपको कौन कौन से मशीन लगेंगे TMT सरिया का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने के लिए। देखो, यहाँ पे तो बहुत सारे नंबर ऑफ मशीन लगेंगे, बट मैं यहाँ पे जो है आपको मेजर मशीनरी के बारे में बता देता हूँ जो आपको यूज होने वाले हैं। तो देखो, यहाँ पे अगर सबसे पहले मशीन की बात करें तो आपको फर्नेस लगने वाला है। इसके अलावा जो है आपको कंटिन्यूअस कास्टिंग मशीन लगेगा जिसके थ्रू बिलेट्स या इनगोट जो है फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा जो है आपको रोलिंग मिल की जरूरत पड़ेगी, यानी कि हॉट रोलिंग मिल की आपको जरूरत पड़ेगी। देन इसके अलावा जो है कूलिंग बेड की रिक्वायरमेंट रहेगी, TMT क्वेंचिंग बॉक्स की रिक्वायरमेंट रहेगी और यहाँ पे कटिंग मशीन की रिक्वायरमेंट रहेगी। ये जो है मेजर मशीनरी है जो कि आपको TMT सरिया का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे मशीनरी होते हैं जिसके बारे में यहाँ पे जिक्र नहीं किया, बट ये सारे मेजर है जो आपको लेने ही लेने हैं, है ना। तो यहाँ पे अब आप लोग क्वेश्चन हो सकता है कि सर यहाँ पे ये सारे मशीन का कॉस्ट क्या आएगा। तो मैं आपको बता दूं
कि ये जो मशीन है इसका कॉस्ट वेरी कर सकता है डिपेंड ऑन द कैपेसिटी और आपका ऑटोमेशन, यानी कि यहाँ पे आप किस तरह की मशीन परचेस करते हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्राइस डिफर करता है। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग जो है सर्च कर लेना, बहुत सारे वेबसाइट है, गूगल सबसे बड़ा सर्च इंजन है, वहाँ पे सर्च करना आपको दिख जाएगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे फ्लो प्रोसेस चार्ट के बारे में, यानी किस तरह से सरिया बनता है, यानी कि किस तरह से टीएमटी बार रॉड जो है बनता है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, इसके बारे में देखेंगे। आप इस इमेज के माध्यम से भी आप समझ सकते हो। देखो यहाँ पे जो है आपको दिख रहा होगा ये DRI प्लांट है, तो हम लोग DRI प्लांट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इसका जो आउटपुट प्रोडक्ट है वो एज ए रॉ मटेरियल जो है यहाँ पे TMT सरिया का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का होने वाला है। तो स्पॉन्ज आयरन है, स्क्रैप मेटल इसके साथ लेंगे, और इसके अलावा कुछ कुछ जो है रेमिंग मास हम लोग लेने वाले हैं, और फेरो एलोस भी लेंगे। इसको जो है डायरेक्टली हम लोग कहाँ करेंगे, भट्टी में डालेंगे। भट्टी यहाँ पे इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस है, उसमें डालेंगे। डालने के बाद जो है वो एक मोल्टेन फॉर्म में हो जाएगा। तो उस मोल्टेन मेटल को जो है हम लोग कहाँ से पास करेंगे, कंटिन्यूस कास्टिंग मशीन से पास करेंगे। तो वहां से जो है हम लोग को बिलेट का फॉर्मेशन होगा, यानी बिलेट यानी कि इनगॉट भी बोल सकते हैं, तो उसका फॉर्मेशन होगा। जब आपको बिलेट मिल जाता है तो उसको हम लोग प्री हीट करेंगे। क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग प्री हीट प्रोसेस से हम लोग उसको गुजारेंगे। प्री हीट में जो है उसको एक हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जाएगा, और गर्म करने के बाद उसको क्या किया जाएगा, हॉट रोलिंग मिल से जो है उसको गुजारा जाता है। हॉट रोलिंग मिल जो होता है ना, एक तरह का जो है समझो कि गन्ना का मशीन है, उसके अंदर से आपको बिलेट्स को गुजारा जाता है, और वहाँ पे एक डिजायर शेप जो है उस मेटल को दिया जाता है। तो यहाँ पे जो हॉट रोलिंग मिल से जो गुजरता है, तो वहाँ पे TMT रॉड जो है बन के फाइनली निकलता है, और उसको एक पर्टिकुलर साइज में काटा जाता है। इसके अलावा जो है उस पर बहुत सारे थ्रेडिंग किए जाते हैं, यानी कि आपने देखा होगा उसमें जो है एक अलग तरह का डिज़ाइन रहता है, और वहाँ पे TMT रोड या ब्रांड का नाम भी लिखा जाता है। तो ये सारे जो है लेथ मशीन के माध्यम से भी लिखे जा सकते हैं, और इसके लिए लेजर मशीन का भी यूज़ होता है। देखो यहाँ पे सिर्फ समझ में आना चाहिए कि प्लांट में किस तरह से TMT सरिया बनता है, ये प्रोसेस समझ में आ गया। और यहाँ पे जो है फाइनली उसका टेस्ट भी होता है, उसको पूरी तरह से चेक किया जाता है कि उसका यील्ड स्ट्रेंथ कितना है, उसमें डक्टिलिटी कितना है, ये सारे चेक किए जाते हैं, तभी उसको जो है वहाँ पे नाम दिया था। किस तरह का नाम दिया था, आपने बहुत सारे जो है स्टील इंडस्ट्री में देखा होगा कि Fe 500D, Fe 550D, Fe 600D, 650D, इस तरह से मेंशन होता है। तो वो क्या होता है मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। देखो इस तरह से जो है आपने देखा होगा, तो यहाँ पे Fe जो है ये तो आयरन को डिनोट कर रहा है। यहाँ पे जो Fe है ये आपका क्या है, ये आपका आयरन को डिनोट कर रहा है, और जो 500 ये क्या है, ये जो है यील्ड स्ट्रेंथ है किसका, मटेरियल का, यानी कि रॉड का। याद रखना इसका जो यूनिट होता है मेगा पास्कल में होता है ना, यानी कि वो वहां तक सस्टेन कर सकता है प्रेशर को, इस बात का ध्यान रखना। और जो D है, D डिनोट करता है डक्टिलिटी को। तो कभी भी आपको यहाँ पे देखने को मिले, जैसे कि अगर मैं बहुत बार देखा भी हूँ, जैसे Fe 550D, तो यहाँ पे इसके कंपैरिजन में जो है ये स्ट्रांग रहेगा। यहाँ पे ध्यान देना क्योंकि इसका यील्ड स्ट्रेंथ जो है काफ़ी ज़्यादा रहेगा, डक्टिलिटी भी अच्छी रहेगी, और इसमें आयरन कंटेंट है। तो देखो यहाँ पे अलग अलग कंपनी जो है अलग अलग तरीके का बना रहे हैं, यानी कि अगर जिंदल की बात करें तो जिंदल का एक नॉर्मल जिंदल आता है, जिंदल पैंथर भी आता है, तो वो अलग अलग तरीके से जो है यहाँ पे अपना फॉर्मेशन करते जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको बस इसकी जानकारी होनी चाहिए कि यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे पूरी तरह से क्लियरिफाई हो गया। तो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इनके बाई प्रोडक्ट के बारे में, यानी कि अगर कोई भी TMT सरिया का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करता है तो उसमें बाई प्रोडक्ट भी निकलता है। तो उस बाई प्रोडक्ट का क्या यूज़ होता है, देखो यहाँ पे सबसे पहला जो बाई प्रोडक्ट है वो है स्लैग। स्लैग यहाँ पे आप लोगों के मन में होगा कि ये कौन कौन से इंडस्ट्री जो है परचेस करेंगे। यहाँ पे जो स्लैग है बहुत सारे सीमेंट प्लांट जो है आपसे परचेस कर लेंगे, बहुत सारे रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी वहाँ पे भी जो है स्लैग का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे आपका जो बाई प्रोडक्ट निकलने वाला है इस इंडस्ट्री का, वो भी जो है आप बहुत सारे इंडस्ट्री को सेल कर सकते हो। इसके साथ साथ जो है आपका दूसरा है स्क्रैप। स्क्रैप भी इसमें आने वाला है। तो स्क्रैप जो है आपकी इंडस्ट्री में खुद रीयूज़ कर सकते हो, या बहुत सारे स्टील इंडस्ट्री को भी आप सेल कर सकते हो। तो यहाँ पे दोनों बाई प्रोडक्ट का आपका ये यूज़ हो जाता है। तो यहाँ पे आपको पूरा तरह से क्लियर है। तो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में। देखो अगर इन्वेस्टमेंट बात करें कि TMT सरिया का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने के लिए कितना टोटल इन्वेस्टमेंट आता है, तो मैंने यहाँ पे पूरा बाइफरकेट करके समझाया है, तो आप लोग इसको ध्यान से समझना। देखो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 100 टन पर डे का जो है यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन किया है। तो लैंड यहाँ पे लेने में आपको 1 से 10 करोड़ का खर्चा हो सकता है, डिपेंड ऑन द कितना बड़ा एरिया आप परचेस करते हो इंडस्ट्रियल एरिया में। ठीक है, मशीनरी एंड इक्विपमेंट आपका 30 करोड़ का खर्च जाने वाला है। यूटिलिटी सेटअप में जो है यहाँ पे 2 करोड़ का जाने वाला, सिविल वर्क में जो है आपका 10 करोड़ का जाने वाला, और वर्किंग कैपिटल जो है आपके पास में 3 मंथ का होना चाहिए 10 करोड़ रुपया। तो यहाँ पे अगर टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें 60 करोड़ रुपया जो है आपका टोटल इन्वेस्टमेंट आने वाला है, अगर आप TMT सरिया का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करते हो तो यहाँ पे जो भी मैंने प्रोडक्शन कैपेसिटी कंसिडर किया 100 टन पर डे का किया है। याद रखना कि अगर आप इससे ज़्यादा करते हो तो ये कॉस्ट आपका बढ़ने वाला है, अगर आप इससे नीचे का प्रोडक्शन करते हो तो आपका ये जो कॉस्ट है आपका घटेगा।
और ये जो इन्वेस्टमेंट है इसमें मैंने DRI प्लांट का इन्वेस्टमेंट नहीं दिखाया है। यहाँ पे जो है मैंने सिर्फ कंटिन्यूस कास्टिंग मशीन से लेके जो आपका हॉट रोलिंग मिल से जो आपका आउटपुट प्रोडक्ट TMT सरिया निकलेगा वहां तक का पूरा ये प्रोजेक्ट कॉस्ट मैंने आपको दिखाया है। इसके अलावा अगर आप DRI प्लांट साथ में सेटअप करना चाहते हैं तो उसमें 15 करोड़ रुपया आप एक्स्ट्रा एड ऑन कर देना, वो आपका अलग से खर्चा आने वाला है। तो यहाँ पे आपको पूरा तरह से क्लियर हुआ कि टोटल इन्वेस्टमेंट आपको कितना लगने वाला है। तो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि यहाँ पे नंबर ऑफ मैन पावर आपको कितने लगने वाले हैं। देखो नंबर ऑफ मैन पावर की बात करें तो आपके यहाँ पे स्टील इंडस्ट्री है, यानी कि पूरा TMT सरिया आप बना रहे हो, तो इसमें एटलीस्ट जो है 100 से 150 जो है आपको पूरा मैन पावर आपको लगने वाले हैं। इसमें हो सकता है कि आपका ज़्यादा भी लगे, डिपेंड होता है कि आप कितने बड़े पैमाने पे इस बिजनेस को करना चाह रहे हो। बट यहाँ पे याद रखना 100 से 150 मैन पावर आपको लगने वाले हैं, जिसमें आपका टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों इंक्लूडेड है। यहाँ पे क्लेरिफाई हो गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं प्रॉफिट के बारे में कि आपको जो है TMT सरिया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करते हो तो इस बिजनेस से आप कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो देखो यहाँ प्रॉफिट निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 टन आपको TMT बार बनाने के लिए आपको कितना रॉ मटेरियल आपको लगने वाला है। तो देखो मैंने यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन किया है कि अगर हम लोग यहाँ बात करें तो 1 टन का जो आपका TMT बार होगा उसको बनाने के लिए यहाँ पे इतना सारा रॉ मटेरियल आपको लगने वाला है। ये जो है मैंने झारखंड के हिसाब से कंसिडर किया, मैंने इसलिए लिख दिया यहाँ पे, है ना। जैसे कि MS स्क्रैप की बात करूँ तो यहाँ पे 1.1 टन लगने वाला है, स्पॉन्ज आयरन जो है आपका 1.3 टन लगने वाला है, सिलिकॉन यहाँ पे सिलिको मैग्नीज जो है 10 से 12 kg लगेगा, फेरो सिलिकॉन जो है 2 से 4 kg लगेगा, एल्युमिनियम का जो है आपका मतलब कि आधा kg लगने वाला है, और रेमिंग मास की बात करें तो यहाँ पे 4 kg आपका लगने वाला है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन होना चाहिए कि यहाँ पे जो 1 टन का जो हम लोग प्रोडक्शन करेंगे उसमें हम लोग कितना कॉस्टिंग आएगा। ये तो मैंने रॉ मटेरियल बताया कि आपका इतना रॉ मटेरियल आपको लगने वाला है। अब हम लोग कॉस्टिंग की बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने पूरा कॉस्टिंग GST के साथ बताया, आप लोगों को ध्यान से समझना मैंने जो यहाँ पे बताया। स्क्रैप स्टील जो है आपको 28,000 रुपये जो है आपको लगने वाला है 1 टन का, अगर आप स्टील प्रोडक्शन करते हो तो यहाँ पे लिखा मैंने, है ना। फेरो एलॉय जो है आपको 5,000 का लगने वाला है अगर आप 1 टन का आप स्टील बनाओगे तो। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो आपका 2,000 का बिल आने वाला है 1 टन का प्रोडक्शन पे। फ्यूल यानी कोक की बात करें तो यहाँ 1,500 रुपये पर टन आने वाला है। लेबर कॉस्ट की बात करें तो 1,500 रुपये आने वाला है। ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक जो है 1,000 रुपये आने वाला है। प्लांट मेंटेनेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और डिप्रिशिएशन जो है मैंने 1,000 रुपया पर टन कंसिडर किया। देखो इसमें मैंने सारे चीज़ को कंसिडर किया, इलेक्ट्रिसिटी का, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक का, प्लांट मेंटेनेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, ये सारी चीज़ मैंने इंक्लूड किया है और उसके बाद मैंने निकाला है कि पर टन का कितना कॉस्टिंग आएगा। तो अगर इसको पूरा टोटल करोगे ना 40,000 रुपये आएगा, और GST जो है इस पर 18% लगेगा, तो 7200 रुपये आपका GST हो जाता है। टोटल जो अमाउंट है 47,200 रुपया आपका लगने वाला अगर आप 1 टन का TMT सरिया आप बनाते हो तो। यहाँ पे क्लियरिफाई हो गया। अगर जब आपको 1 टन का क्लियर है तो आप यहाँ पे 100 MT आप पर डे प्रोडक्शन कर रहे हो, तो 100 MT पर डे जो प्रोडक्शन करो उसका भी कॉस्टिंग मैंने यहाँ पे निकाल दिया। तो देखो यहाँ पे मैंने निकाला है 1 टन का, तो आपको पता है 47,200 लगने वाला है, तो इसके हिसाब से मैंने 100 MT का निकाला, यानी कि 47,20,000 रुपये जो है आपका 1 दिन का जो है यहाँ पे कॉस्ट आने वाला है। इस बात का ध्यान देना, इसलिए मैंने जो है वर्किंग कैपिटल आपको वहाँ पे दिखाया है कि आपके पास में होना चाहिए। इसके अलावा जो है इसके अकॉर्डिंग जो है आप मंथली और एनुअल कॉस्ट भी निकाल सकते हो। तो मंथली जो है आपका यहाँ पे 14.16 CR का आने वाला है, और यहाँ पे जो है आपको 141 CR जो है आपका एनुअली यहाँ पे कॉस्ट आने वाला है। तो देखो यहाँ पे तो आपको कॉस्टिंग तो निकाल लिया कि कितना आपका कॉस्ट में जो है आपका यहाँ पे TMT सरिया बन रहा है, और इसका मार्केट में सेलिंग प्राइस कितना उसको हम लोग समझते हैं। देखो मार्केट में जो सेलिंग प्राइस है 51,000 रुपये पर टन से लेकर 65,000 रुपये पर टन पे अभी चल रहा है। अब यहाँ पे मैंने रेंज क्यों दिया, देखो बहुत सारी स्टील इंडस्ट्री है, SRMB स्टील है, इसके अलावा गोविंदा TMT स्टील बार कंपनी है, इसके अलावा जो है टिस्को है, जिंदल है, बिरला है, तो हर एक का आपको अलग अलग प्राइस देखने को मिलेगा। जिस तरह से क्वालिटी है उसके अकॉर्डिंगली प्राइस उनका देखने को मिलेगा। अभी गोविंदा स्टील की बात करो तो उनका जो है मैंने 52,000 रुपये पर टन मैंने परचेस किया है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मिनिमम प्राइस रेंज लिखा है। तो इस प्राइस रेंज के अंदर ही जो है आपका सेल होता है। अब कॉस्टिंग कितना आ रहा है, 47,200 पर टन का कॉस्टिंग आ रहा है। तो यहाँ पे अब हम लोग नेक्स्ट समझेंगे कि प्रॉफिट कितना कमा सकते हो, है ना। तो देखो प्रॉफिट में यहाँ बात करें तो जितने भी स्टील इंडस्ट्री है उसको 1,800 रुपये से लेकर 2,000 रुपये पर टन होता है, याद रखना, अगर वो जो है डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटर को माल प्रोवाइड करते हैं तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें 100 मेट्रिक टन का, तो देखो यहाँ पे मैंने प्रॉफिट निकाला, पर डे आप 100 MT कर रहे हो, तो इसके अकॉर्डिंग जो है मैंने 2,000 का कंसिडर किया है। तो 2,000 से अगर जब करो आपको पर डे आ रहा है। मंथली की बात करें तो मंथली मैंने 30 वर्किंग डेज यहाँ पे कंसिडर किया है, तो इसके अकॉर्डिंगली जो है आपका आ रहा है। अगर एनुअल की बात करें तो 300 मैंने दिन कंसिडर किया है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलेंगे तो
यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है। देखो साल का प्रॉफिट आ रहा है, इसमें जो है आपका एक चीज माइनस नहीं है। क्या माइनस नहीं है मैं आपको यहाँ पे क्लेरिफाई कर दूं। इसमें जो भी आप बैंक से लोन लोगे ना तो उसका ईएमआई आपको माइनस करना पड़ेगा। देखो जब भी आप किसी प्रोजेक्ट को सेटअप करते हो तो अपना खुद का पैसा तो लगाओगे नहीं, बैंक से आप कहीं ना कहीं वर्किंग कैपिटल और यहाँ पे टर्म लोन तो लोगे, तो उसका जो भी ईएमआई आएगा मंथली वो आपको माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो आपका ईएमआई हो सकता है 10 लाख रुपया पर मंथ आपका लगे, तो 10 लाख रुपए अगर पर मंथ अगर ईएमआई जाता है तो उसके अकॉर्डिंग कितना हो जाता है जो है आपका पूरे साल भर में जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपको वो जो ईएमआई है माइनस करना पड़ेगा, तभी जाके जो है आपका नेट प्रॉफिट निकल के आएगा। बस यहाँ पे आपको समझना है कि एक स्टील इंडस्ट्री जो होता है किस तरह के प्रॉफिट अर्न करता है। बहुत सारे स्टील इंडस्ट्री जो है हो सकता है कम प्रॉफिट मार्जिन में वो काम करे। क्यों? क्योंकि देखो मैंने बताया कि हर एक जगह पे जो है ना आयरन और की माइंस अवेलेबल नहीं होती है, तो उसको जो है बहुत सारी कंपनी से परचेस करना पड़ता है जो स्पॉन्ज आयरन बनाती है ना। तो हो सकता है कि उसका प्लांट और उसके प्लांट की दूरी जो है काफ़ी ज़्यादा हो, तो वहाँ पे लॉजिस्टिक चार्ज ज़्यादा लगता है। अगर लॉजिस्टिक चार्ज ज़्यादा लगेगा तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगा, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगा तो प्रॉफिट उनका कम होगा। इस बात का ध्यान देना। तो देखो ये सारी चीज़ जरूरी है। ये जो मैंने बताया ये झारखंड के हिसाब से बताया। हो सकता है कि अगर आप उत्तर प्रदेश में सेटअप करो तो उसका कॉस्टिंग अलग लगे, एमपी में करो उसका अलग लगे, उड़ीसा में हो सकता है ज़्यादा सेविंग हो क्योंकि वहाँ पे आयरन माइन काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे स्पॉन्ज आयरन के प्लांट भी देखे जाते हैं, है ना। देखो इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया ये जो है मैंने झारखंड के हिसाब से दिया। अगर आपको खुद का टीएमटी सरिया प्लांट सेटअप करना है तो इसके लिए सबसे पहले एक कंसल्टेंट को हायर करना पड़ेगा। कंसल्टेंट जो है सबसे पहले फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करेगा, उसके बाद डीपीआर तैयार करेगा और उसके बाद जज किया जाएगा कि आपका प्रोजेक्ट उस लोकेशन में फिजिबल है कि नहीं चालू करने के लिए। अगर वहां पे लगता है कि प्रॉफिट अच्छा हो रहा है तभी जो है वो आपको कंसल्टेंट जो है कंसेंट प्रोवाइड करेगा कि हाँ आप जो है वहां पे प्रोजेक्ट सेटअप कर सकते हो टीएमटी सरिया का। तो याद रखना कभी भी आप सेटअप करने जा रहे हो तो उससे पहले आप कंसल्टेंट को हायर जरूर कीजिए जो आपको पूरी तरह से लीगल लाइसेंस में हेल्प करेगा और पूरी तरह से जो है डीपीआर तैयार करने में आपको हेल्प करने वाला है। और यहाँ पे लास्टली एक बात बोलना चाहता हूँ कि जो भी मैंने आपको फिगर दिखाया एनुअली प्रॉफिट का वो तभी पॉसिबल है जितना भी आप माल प्रोडक्शन करो वो सारे मार्केट में बिक जाने चाहिए। अगर मार्केट में बिकेगा तभी जो है आपको एनुअली प्रॉफिट दिखने वाला है, अदरवाइज वो प्रॉफिट आपको नहीं दिखेगा। यहाँ तक आपको पूरी तरह से क्लियरिफाई हुआ। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको पूरा जानकारी दिया कि आप अगर टीएमटी सरिया का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करना चाहते हो तो किस तरह से कर सकते हो, क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, कितना इन्वेस्टमेंट रहेगा, कितना प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हो। फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा। और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को और भी लोगों तक शेयर करना ताकि जिन लोगों को नहीं जानकारी उन लोगों को जानकारी हो सके। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।